व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर वही है जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट ग्राहक को प्रोडक्ट पहुंचाने की व्यवस्था करता है। मेंबर्स बनाना नेसेसरी है या फिर मेंबर्स नहीं बनते हैं फिर भी बंदा उसमें से अच्छी खासी इनकम कर सकता है? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपका कस्टमर का नेटवर्क होगा जितना ज्यादा, तो प्रोडक्ट बिकने वाली है। पिरामिड और MLM जो बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दोनों भी सिमिलर चीज है या फिर इन दोनों में भी फर्क है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वो एक बिजनेस है। पिरामिड स्कीम जो है लोगों को शीशे में उतारने का बिजनेस है। अपलाइन एंड डाउनलाइन एक्चुअली में होता क्या है? मैंने आपको बिजनेस में ज्वाइन किया तो मैं आपका अपलाइन बन गया, आप मेरे डाउनलाइन। आने वाले 10 साल के अंदर आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है? वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है इट्स टोटली अपॉन डायरेक्ट सेलिंग, के डायरेक्ट सेलिंग में लोग किस हिसाब से ज्वाइन होते हैं, किस हिसाब से अपना करियर बिल्डअप करते हैं, और उसी सेम चीज़ के लिए डिस्कशन करने के लिए आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर विपुल मकवाना, जो लास्ट 26 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोफेशनल डिग्री ली, खुद का बिजनेस किया, बट क्यों उन्होंने ये चूज किया कि वो दोनों को साइड में रख के उन्हें डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाना है? तो डायरेक्ट सेलिंग को एक्चुअली लोग MLM के साथ भी कनेक्ट करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे हम बोलते हैं, बट एज पर द स्टडी डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग दोनों अलग चीज़ है। और वो कैसे अलग है, उसके अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, किस हिसाब से आप अपनी अर्निंग सेटअप कर सकते हो, जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, कि आप बिजनेस के साथ करने के साथ साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट करके एक पैसिव इनकम जो अच्छी खासी होती है वो कैसे सेटअप कर सकते हो। आज थोड़ी हमारी चर्चा उसके ऊपर होगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और पॉडकास्ट को एंड तक देखना ना भूलें। सो लेट्स वेलकम मिस्टर विपुल मकवाना। सो वेलकम सर, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आप ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में जब एंटर हुए थे तो पहले से प्लान था कि आपको एंटर होना है, और कई लोगों के अंदर अभी भी कैसा माइंड में है, उनको क्लियर नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो व्हाट इज एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग? एक्चुअल में देखिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया उससे पहले अपना खुद का बिजनेस था, रबर का बिजनेस था, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थी। ओके। लेकिन तकरीबन कुछ 26 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना, समझा। एक अमेरिकन कंपनी आई थी इंडिया में, जस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरुआत थी। नाम ले सकते हैं आप? नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमवे कंपनी थी। ओके। लेकिन उसमें जब मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ, मुझे सबसे अच्छी बात जो उसमें लगी ना, वो लगी फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। क्योंकि आज आप दुनिया के कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी नौकरी कर लो, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। ओके। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। जिस दिन काम नहीं करोगे, जिस दिन दुकान नहीं खोलोगे, जिस दिन नौकरी पे नहीं जाओगे, पैसा नहीं मिलेगा। ये बिजनेस ऐसा है कि 2 से 5 साल अगर आप दिल से इस बिजनेस को सीख के सिस्टम से एजुकेशन लेकर करेंगे तब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और 26 साल पहले मैंने एक वाइज डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाना है, करियर बनानी है। ओके। पर सर, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को अगर जैसे मैंने पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मेजर ऑफ कैसा है कि अलग अलग इंडस्ट्री का सबको नॉलेज है। अब जैसे आपने बोला कि आप प्लास्टिक इंडस्ट्री पहले प्लास्टिक के अंदर थे, अब प्लास्टिक इंडस्ट्री सुन के सबके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है, या तो पॉलिथीन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग है उनका होगा, या जो दाना बोलते हैं आपने उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, या उनके डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर हो गए। पर डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं, मेजर ऑफ लोगों को क्लियर नहीं है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग को देखने जाए तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में है क्या? देखो, अभी जिस तरह से जमाना बदल रहा है, तो एक जमाना था जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। करेक्ट। तो उसमें क्या होता था कि कोई समझो दर्जी काम कर रहा है, वो, और कोई किसान है, तो किसान अपने खेत में जो भी उत्पादन होता था, गेहूं होता था, वो दर्जी को देते थे और वो कपड़ा सिल के देता था। तो जो एक दूसरे जो चीजें बनाते थे एक दूसरे को देते थे। Correct. फिर आया ट्रेडिशनल बिजनेस। फिर अभी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। आने वाली जो सेंचुरी है 21st, जो डायरेक्ट सेलिंग की है। ओके। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि वैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि समझो कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कोई कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री पे लेने के लिए नहीं जाता है। जैसे कि आपके घर में साबुन खत्म हो गया, तो आपको साबुन लेना था, फैक्ट्री में जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। आप जाएंगे बाजू की कोई किराने की दुकान में, फिर वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, CNF एजेंट के पास जाता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके आता है। करेक्ट। तो होता है क्या कि जो साबुन आपको समझो 50 रुपए में मिला, लेकिन वो फैक्ट्री में तो 10 रुपए में बनता है। सही है। तो 10 रुपए की प्रोडक्ट्स आपको 50 में मिली, तकरीबन उसकी अगर कीमत में बालू तो 80% प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बीच वाले लोगों का प्रॉफिट था, प्लस जाहिरात का खर्चा। आज शाहरुख खान आता है, अमिताभ बच्चन टीवी पे आता है, वो करोड़ों रुपए लेता है, कहीं ना कहीं से तो खर्चा निकालना पड़ेगा। हाँ, वो किसके जेब से जाता है? वो कस्टमर के जेब से तो जाता है।
इसलिए ग्राहक जो होता है ना, उसको इंग्लिश में कस्टमर क्यों बोला जाए पता है क्या? कस्टमर मतलब कष्ट कष्ट करके मर जाए उसका नाम कस्टमर। ये पहली बार सुना मैंने। हाँ, तो एक्चुअली में फिर उसमें क्या होता है, 80% प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर वही है जो प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट ग्राहक को प्रोडक्ट पहुंचाने की व्यवस्था करता है। करेक्ट। तो बीच में जो लोग थे, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, वो सब लोग निकल गए और ग्राहक को ही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर दे देते हैं। तो बीच वाले लोगों को जो पैसा मिल रहा था, जिन्होंने लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वही पैसा कमाने का जो एक बोलते हैं कि चांस या अपॉर्चुनिटी, वो डायरेक्ट कस्टमर को दी जाती है। करेक्ट। वो डायरेक्ट सेलिंग है। तो मतलब काइंड ऑफ देखने जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का अगर एक वर्ड में बोलने जाए तो पहले जो थे बीच में, कि पहले मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है। अब डायरेक्ट सेलिंग में हो गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। अब कस्टमर ही उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उनका होलसेलर भी है, उनका रिटेलर भी है और उनका कस्टमर भी है। राइट। तो पूरा ओवरऑल देखने जाए तो ये डायरेक्टली एक ब्रिज बना दिया गया है जहां पे कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो गया। करेक्ट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या आएगी, उसमें माउथ पब्लिसिटी पे बिजनेस चलता है। जैसे कि अभी समझो, अभी तक आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करके लेके आए या कोई पिक्चर देख के आए, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, आपको अच्छा लगा, तो हमको जो अच्छा लगता है ना, हम लोगों को बताते हैं। जैसे कोई मूवी देख के आए, हमको मूवी अच्छी लगी, तो हम 10 दोस्तों को बोलते हैं कोई मूवी देखने जैसा है, बढ़िया मूवी है। तो आपके कहने से 10-15 लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, फिर और ने कहने से और कुछ 10-15 लोग कहने देखने के लिए जाते हैं। तो आपके कहने से हजारों लोग मूवी देख के आते हैं, वो पिक्चर हिट हो जाता है। आपको कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हम जाने अनजाने में अच्छी चीज का इनडायरेक्टली मार्केटिंग करते हैं। ओके। तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आपने प्रोडक्ट परचेस की, आपको अच्छी लगी, उसके बारे में लोगों को बताइए, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसका आपको पैसा मिलता है। ओके। माउथ पब्लिसिटी का यहाँ आपको पैसा दिया। पर सर माउथ पब्लिसिटी काइंड ऑफ बोलते नहीं है, कई बार ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बोले हमने तो ये चीज झेल ली, अब तुझे भी झिलवाएंगे। ठीक है, अब भले ही मूवी खराब हो, वो देख के आ गए, उनको बोला कि भाई बहुत खराब एक्सपीरियंस था, लेकिन खाली हम लोग ही क्यों भुगते हैं, तुम लोग भी भुगतो। तो वो लोग भी कई बार भेजते हैं रेफरेंस देके। तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो पर्सनल रिलेशन है लोगों के साथ, वो प्रोफेशनलिज्म के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अभी वो उसके बारे में लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि समझो, मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी, तो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, नजदीक के जो लोग हैं मेरे, जिसको मैं चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों को मैं गलत बात तो नहीं बोलूंगा ना। मुझे कुछ फायदा हुआ तो ही मैं बोलने वाला हूँ। अननोन लोग हैं जो मुझे जानते ही नहीं है, हो सकता है कई बार मैं उसको मेरे फायदे के लिए कुछ बोल दूं कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छी है, मुझे अच्छी नहीं लगी फिर भी। लेकिन यहाँ बिजनेस में तो ज्यादातर लोग अपने जो जान पहचान वाले लोग रहते हैं उसको हम बात करते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि मतलब हम अपने फायदे के लिए लोगों को कुछ डुबाते हैं या उसका पैसा इन्वेस्ट करवाते, ऐसी बात नहीं होती है। ओके। पर सर कई बार कैसा होता है कि जो मैंने कॉमन टर्म सुना है, ठीक है, लोग डायरेक्ट सेलिंग को जो है ना, वो पिरामिड सिस्टम आता है ना, उसके साथ क्या है ना, कई बार रिलेट करते हैं। तो कितने हद तक डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड सिस्टम एक है, या दोनों चीजों के अंदर बहुत डिफरेंस है? देखो, पिरामिड में क्या होता है कि जब तक लोग ज्वाइंट होंगे, तब मेंबर बनेंगे, तब तक पैसा बनता है। जिस दिन मेंबर बनना बंद हो गया, पैसा बनना बंद हो जाता है। ओके। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आपने कस्टमर का नेटवर्क बनाया है, लोग अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट की खरीदारी करते रहेंगे पूरी जिंदगी, उसके बाद आपको पैसा मिलता रहेगा। ओके। डायरेक्ट सेलिंग में जरूरी नहीं है कि आए दिन हर रोज आपके नीचे नए लोग ज्वाइंट होने चाहिए। वो अपने घर के लिए भी सिर्फ 2-4 हजार की खरीदारी करते रहेंगे ना, तो पैसा मिलता रहता है आपको। अच्छा। वो एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है, ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। बाकी आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इतनी मनी सर्कुलेशन कंपनियां चल रही है। आज एक क्रिप्टो के नाम पे मतलब एक महीने में 5-5, 10-10 टका रिटर्न देते हैं। मतलब वो सब लोगों को फंसाने के धंधे हैं। सिर्फ मेंबर बनाने की स्कीम रहती है, मेंबर बनता है तब तक ऊपर वाले को पैसा मिलता है। जिस दिन मेंबर बनना बंद हो गया, पैसा भी बंद हो जाता है, कंपनी भी डूब जाती है, अपने लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। तो सर आपने जिस हिसाब से बोला कि टॉप में मेंबर जब तक बनते हैं, तो मतलब नीचे मेंबर जुड़ रहे हैं तब तक टॉप को इनकम होती है। तो कई बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेजर ऑफ कुछ एक कंपनीज के मैंने नाम सुने, और कुछ एक जो उनके एजेंट्स बोल सकते हैं, उनसे बातचीत हुई थी, वो प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं कि लोग हमारे अंडर में जुड़े। उनका माइंडसेट रहता है कि भाई जितने मेंबर्स मेरे पास जुड़ेंगे तब मेरी इनकम होगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट से इनकम नहीं होने वाली। तो एक्स पर योर एक्सपीरियंस, ठीक है, वो चीज कितने हद तक ऐसी है कि भाई मेंबर्स बनाना नेसेसरी है, या फिर मेंबर्स नहीं बनते हैं फिर भी बंदा उसमें से अच्छी खासी इनकम कर सकता है फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? देखिए,
रिक्रूटमेंट का मतलब पहले समझना चाहिए। रिक्रूटमेंट मतलब क्या है कि आप एक कस्टमर का नेटवर्क बनाते हो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें अगर कस्टमर ही नहीं है तो आपका बिजनेस चलेगा क्या? आपकी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, उसमें जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे तो उतना सेल होगा। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपका कस्टमर का नेटवर्क होगा जितना ज्यादा, तो प्रोडक्ट बिकने वाली है। तो हम रिक्रूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, हम कस्टमर का नेटवर्क बना रहे हैं। तो वो अच्छी बात है कि जब तक मतलब कस्टमर का नेटवर्क बनता रहेगा तो टर्नओवर अपने आप बढ़ता रहेगा। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली उसी को कहा जाता है कि आपकी टीम में एक भी नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता नहीं है, एक भी नया कस्टमर नहीं आता है, तो भी आपको हर महीने लाखों रुपए मिलते रहने चाहिए, क्योंकि आपका एक एग्जिस्टिंग कस्टमर का नेटवर्क है। वो अपने घर के लिए भी 2-4 हजार की खरीदारी करता रहेगा तो भी आपको पैसा बनता रहेगा। पिरामिड स्कीम में या मेंबर बनाने की जो स्कीम रहती है ना, उसमें क्या होता है कि जिस दिन नया आदमी ज्वाइन होना बंद हो जाएगा, इनकम जीरो हो जाती है। तो सर पिरामिड और MLM जो बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दोनों भी सिमिलर चीज है या फिर इन दोनों में भी फर्क है? उसकी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वो एक बिजनेस है। ओके। पिरामिड स्कीम जो है लोगों को शीशे में उतारने का बिजनेस है। अच्छा। उसका धंधा है। वो कोई बिजनेस है ही नहीं, जैसे टोटल इनलीगल है पिरामिड स्कीम। सेल्स के अंदर बोलते हैं कि बाटली में उतारना, हाँ, वो बाटली में उतारने वाला काम है, मतलब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो लालच में लोग ज्वाइन होते हैं, फिर वो कंपनी भी डूबती है, लोगों के पैसे भी डूबते हैं। और ऐसे ऐसे मैंने एग्जाम्पल देखे हैं, लालच में आके खुद भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों का भी करवाते हैं, फिर वहां काफी सारे लोग मैंने सुसाइड करते हुए देखे हैं। मतलब ये लेवल तक की बात चली जाती है कि लोग सेल्फ हार्म के ऊपर आ जाते हैं। जितने भी बैलेंस है वहां पैसा लगा दिया, या अपने रिश्तेदार दोस्त का पैसा लगवा लिया, फिर लोगों का प्रेशर उतना होता है कि आपने मेरा पैसा डुबा दिया, मुझे वापस दे दो, कंपनी तो डूब गई है, कंपनी का कोई अता पता होता नहीं है, फिर सुसाइड करनी पड़ती है। वहां तक लोग पहुंच चुके। सर जैसे अभी आपने बोला कि महीने का लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। कई बार रील्स का आजकल ट्रेंड है, तो रील्स के अंदर देखा है कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने मर्सिडीज ले ली, मैंने BMW ले लिया, मैं अभी दुबई के ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं सिंगापुर के ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है ये चीजें दिखा के? देखियो, अभी तक की लोगों का जो एक माइंडसेट बन चुका है ना, वो माइंडसेट कैसा है? बिजनेस किसको कहा जाता है? जहां लाखों रुपए आपने डाले हैं, दुकान खोली है, उसमें कुछ माल भरा हुआ है, उसको ही लोग बिजनेस समझते हैं, या फैक्ट्री है। अभी आपको आगे कोई अगर बोलेगा कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ 2-5 हजार का माल ले लो और लाखों रुपया मिलेगा, तो लोगों को हजम नहीं होती है बात। और अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। अभी जमाना बदल चुका है, अभी बिजनेस स्मार्ट हो चुका है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है ये चीज, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ इन्वेस्ट तो नहीं किया, और वो मर्सिडीज की बात कर रहा है, विदेश की वर्ल्ड टूर की बात कर रहा है। कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में पॉसिबल है। आज डायरेक्ट सेलिंग में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का भी 100 साल हो गए, 100 साल हो गए पूरी दुनिया में। इंडिया में आए तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं। और आज इस इंडस्ट्रीज में मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो महीने के लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि बिना इन्वेस्टमेंट के अगर स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आपके हिसाब से गाइडेंस के अकॉर्डिंग, यू आर एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप इतने साल से जुड़े हुए हो, आपने खुद ने इस इंडस्ट्री को इनसाइड आउट स्टडी किया है, डीपली जाके इसको समझा है, उसके अंदर पिछले इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। तो अगर किसी नए पर्सन को ज्वाइन होना हो, तो व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि भाई मैं इतना सा इन्वेस्ट करूं तो भी मैं आगे जनरेट कर सकता हूं काम, और आगे मेरी इनकम जो है, क्योंकि काइंड ऑफ इट्स अ पैसिव इनकम, कि आप नौकरी हो गया या बिजनेस हो गया उसके साथ में कर सकते हो। पैसिव इनकम के हिसाब से इसको कितने कम से कम इन्वेस्टमेंट में कोई पर्टिकुलर पर्सन स्टार्ट कर सकता है? देखिए, अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग की, उसके हिसाब से तो जीरो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कोई मतलब इसमें ले ही नहीं सकता, कोई भी कंपनी जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप स्टार्ट कर सकते हो। बस आपके घर का सामान खरीदारी करिए 2-4 हजार का, मतलब दुकान बदलिए और पैसा कमाइए। अच्छा। हाँ, अगर आपको फ्यूचर बनाना है, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। ओके। क्योंकि दुनिया का कोई बिजनेस सीखे बगैर नहीं होता है, और सीखने के लिए फीस तो देनी पड़ती है। सही है। आप जितनी बड़ी डिग्री लेते हो वहां ज्यादा फीस होती है। उल्टा यहाँ तो आपको पार्ट टाइम कम करके लाखों रुपया कमाना है। तो यहाँ भी एक एजुकेशन सिस्टम है, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग लीडर की अपनी एक सिस्टम होती है, वहाँ अलग अलग मीटिंग्स होती है, उसकी अलग अलग फीस रहती है। कुछ 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, कुछ 1 नाइट स्टे का होता है, 2 नाइट स्टे का, अलग अलग प्रोग्राम्स होता है। वहाँ आपको सीखना पड़ता है, जो सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है वही है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ओके। तो सर कई बार आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन आप कुछ खरीद रहे हो, क्योंकि यू हैव टू बाय फ्रॉम द वेबसाइट, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है वो नॉर्मल स्टोर्स पे जल्दी से अवेलेबल नहीं होता, करेक्ट? राइट, एग्जैक्टली। तो आपको या तो ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा या डायरेक्टली कांटेक्ट करके मंगाना पड़ेगा। तो
कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये क्वेश्चन एक चलता रहता है कि इट्स सिमिलर टू ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बाइंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग हम बोलते हैं। अब अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सोशल मीडिया के ऊपर काफी पेजेस है जो डायरेक्टली बेचते हैं। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के सामने एक बहुत बड़ा कंपटीशन है? और कितने हद तक ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है? एक्चुअल में मैं कहूँगा कंपटीशन नहीं है ई कॉमर्स की डायरेक्ट सेलिंग के साथ, उल्टा उससे अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगी है। Okay. क्योंकि आज लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि लोगों को दुकान पे जाके खरीदारी नहीं करनी है, बस घर पे डिलीवरी होनी चाहिए। ओके। आज जेप्टो, ब्लिंकिट, वो सब क्या है, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी ले लो, तो लोगों को ऑनलाइन परचेज का एक आदत लग चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी वही है, आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की ऑथोराइज शॉप से परचेस करो या ऑनलाइन खरीदारी करो, आपकी घर पे फ्री डिलीवरी मिल जाती है। ओके। उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदारी करेंगे, आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ। लेकिन अगर आप यहाँ ऑनलाइन परचेस करेंगे, वो लोगों को समझाओगे, बताओगे कि आप ऑनलाइन परचेस करेंगे ना तो आपको पैसा मिलने वाला है, तो इससे आपके यहाँ एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट हो सकती है, पार्ट टाइम काम करके आपका फ्यूचर यहाँ बना सकते। ओके। तो सर आपने अभी जैसे रिसेंटली बोला कि फ्रॉड वाला हुआ था, कि पिरामिड स्कीम जो है वो एक फ्रॉड है, तो कई लोग ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो टोटली इसीलिए बना है कि उसमें से टॉप अथॉरिटी कमा सके। जो ऊपर जिन्होंने चालू किया है उनकी इनकम होनी चाहिए, नीचे वालों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी इनकम हो रही है नहीं हो रही है। तो जब आप ज्वाइन हुए थे नए नए, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको भी ये फील आया था अंदर से कि भाई मैं ज्वाइन तो हो गया हूँ लेकिन कमाने वाले तो पूरे टॉप अथॉरिटी है, मेरे हाथ में क्या आएगा? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई 100 साल हो गए। 100 साल पहले भी यही सवाल था कि भाई टॉप अथॉरिटी कमाती है, ऊपर वाले लोग कमाते हैं। आज भी वही लोग सवाल करते हैं और आने वाले 50 साल के बाद भी लोग वही सवाल करेंगे कि ऊपर वाले पैसा कमाते हैं। और आप देखो, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब ले लो, अभी आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया, और मैं 10 साल के बाद स्टार्ट करूंगा, तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप 10 साल पहले से काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अनुभव है, आपका एक मार्केट सेट हो चुका है, तो मेरे से ज्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन 10 साल के बाद मैं भी आपके लेवल पे पहुंच सकता हूं ना। तो कोई भी बिजनेस में होता है या कोई भी जॉब में ऐसा होता है कि ऐसा कुछ टॉप अथॉरिटी ऐसा होता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। ये बिजनेस जब जिस दिन से आप स्टार्ट करते हो ना, आपके आईडी के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होता है, उसके नीचे से बिजनेस स्टार्ट होता है। आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के नीचे कितना कस्टमर का नेटवर्क बनाते हो उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। ओके। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो पहले ज्वाइन हुए थे आज से 10 साल 15-20 साल पहले, लेकिन उनकी टीम में कोई नया आदमी आज ज्वाइन हुआ है तो उनके जो अपलाइन है उससे भी ज्यादा पैसा बना रहा है। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं डायरेक्ट सेलिंग में कि जो ऊपर वाले ही पैसा ज्यादा बनाते हैं या नीचे वाले लोग उससे आगे नहीं जा सकते। कई ऐसे एग्जाम्पल है, हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल है कि उनके डाउनलाइन के लोग अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो सर अगर एक जो बोलते नहीं है फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, अगर कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई फूल प्रूफ प्लान है, कि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस आता है जब बात करते हैं तो एक कॉमन टर्म निकलता है कि भाई ये फुल प्रूफ प्लान है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सक्सेस तो मिलेगी। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इज प्योरली डिपेंड्स ऑन नेटवर्किंग, करेक्ट? राइट। तो अगर नेटवर्किंग की बात की जाए तो नेटवर्क बिल्ड करने का फुल प्रूफ प्लान फॉर डायरेक्ट सेलिंग क्या हो सकता है? देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी बिजनेस आप कर लो, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक बिजनेस की एक सिस्टम होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भी एक सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड प्रूवन। जब से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई तब से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लीडर है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो 50 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो उनको जो प्रॉब्लम आया बिजनेस करते करते, तो उनके हिसाब से उन्होंने एक सिस्टम बनाई कि भाई ऐसा हिसाब करोगे तो ही कामयाब बनोगे। तो वो वर्ल्ड वाइड प्रूवन सिस्टम है, वो जो सिस्टम फॉलो करता है वही लोग कामयाब बनते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कोई लॉटरी नहीं है कि आज ले ली और कल लग गई। आपको कंसिस्टेंसी के साथ 2-5 साल देने पड़ते हैं, इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, सिस्टम फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके इस बिजनेस में आप कामयाब बनते हैं। आज लोग बोलते हैं कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग में मैं फेल हो गया। काफी सारे ऐसे लोग बोलते हैं मैंने इतनी कंपनी में किया, उतनी कंपनी में किया, इतने साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। ये कंपनी बदलने का बिजनेस नहीं है कि आज ये कंपनी 6 महीने के बाद दूसरी, फिर 2 साल के बाद तीसरी। लोग पूरी जिंदगी कंपनियां बदलते रहते। एक सही अच्छी कंपनी सिलेक्ट करिए, सही अपलाइन चाहिए और एक सही एजुकेशन सिस्टम हो। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बनने के लिए। 3 चीजें अगर है तो आप गारंटेड इस बिजनेस में कामयाब बनते ही बनते। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग का अगर किसी को बिजनेस चालू करना हो, ठीक है, नॉलेज वाले नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को इच्छा होती है अंदर से, वो बोलते नहीं है, कॉमन टर्म में बोलने जाऊं सुलेमानी कीड़ा होता है। यस, राइट। कि पैसा लूट ले। तो कई लोग कैसा है कि फ्रॉड करने के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई इंस्टेंट पैसा बनना चाहिए, आज हुआ बस डायरेक्ट सेलिंग या ऐसी कोई कंपनी चालू कर दूं जिसमें लोगों से पहले मैं पैसा ले लूं, महीना 2 महीना 5 महीना या साल भर हुआ फिर मैं रफू चक्कर हो जाऊं। तो ये फ्रॉड से अगर बचना हो
तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी एस्टेब्लिश करने से पहले, या फिर कंपनी में कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो तो वो कंपनी के अंदर कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन जैसी कोई चीज़ है जिसको चेक करके आप ज्वाइन हो सकते हो कि भाई ये कंपनी जिसमें ज्वाइन हो रहा हूँ वो सच्ची है और उसके अंदर मुझे कोई आगे जाके नुकसान नहीं। हमारे देश की एक मेंटालिटी है गवर्नमेंट की, हमारे देश में जब फ्रॉड होता है ना तब गाइडलाइन बनती है। जैसे कि शेयर मार्केट में फ्रॉड हो गया, हर्षद मेहता कांड हो गया, फिर गाइडलाइन बनी, सेबी आया, रेगुलेटरी अथॉरिटी आई। इंश्योरेंस में फ्रॉड हो गया, फिर इर्डा आया। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कई ऐसी फ्रॉड कंपनी आई, तो फिर इतने सारे पुलिस केस हुए, बहुत सारा कुछ हुआ, फिर अभी गवर्नमेंट जाग गई। तो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन बन चुकी है ऑलरेडी, और ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बन चुकी है, स्टेट वाइज गाइडलाइंस है, सेंट्रल की भी गाइडलाइन है, वो हर एक कंपनी को, हर एक लीडर को फॉलो करना जरूरी है। तो वो जो कंपनी फॉलो करती है वही लीगल कंपनी है। उसमें पहली बात तो है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ओके, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप एक्चुअल में आप लीगल काम कर ही नहीं रहे हो, तो खुद की प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है। ओके, आज कई ऐसी कंपनियां हैं, कोई भी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाती है और अपना एक लेबल लगा के प्रोडक्ट बेच रही है। जॉब वर्क, हाँ, वो कुछ प्रोडक्ट से ले सकते हो, लेकिन सभी प्रोडक्ट लेके आप ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बेच सकते। खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ऐसे काफी सारी ऐसी गाइडलाइन है छोटी छोटी, जो हर एक कंपनी को या इवन लीडर को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, तो बस सर गाइडलाइंस की आप जो बता रहे हो, ठीक है, तो मेजर जो अगर कोई ज्वाइन हो रहा है, जैसे इफ आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो मुझे क्या क्या गाइडलाइंस चेक करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें एक कंपनी के अंदर पहले पूरी स्टडी करनी चाहिए कि ये कंपनी के अंदर मुझे ज्वाइन होना चाहिए, इस कंपनी का मेंबर मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर, नॉट ओनली मी, आज काफ़ी लोग हैं बाहर जो सबसे पहला सवाल उनका यही रहता है कि जिस कंपनी में मैं ज्वाइन हो रहा हूँ वो कितनी सच्ची है, कितने लेवल तक मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए और वहाँ पे मेरा फ्यूचर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर वो चीज़ को देखने जाऊँ तो कौन सी गाइडलाइंस, बोलते हैं ना, पर्सन ऐसा मेंबर ज्वाइन होने जा रहा हूँ उसके पहले मुझे चेक करना चाहिए एक पर्टिकुलर कंपनी में। देखिए, मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है। एक कंपनी में मैंने जिंदगी 19 साल दे दी है। ऐसा इमोशनली मैं ज्वाइन हो गया था कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी जीरो से शुरू हुई थी, किराए की दुकान से है। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कंपनी में मैंने इतने साल दिए हैं तो ये कंपनी सुधरेगी, बदलेगी। कंपनी हजारों करोड़ की बन गई, लेकिन उसको लोगों की कैरियर की, फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं थी। तो कंपनी का जो सिलेक्शन है ना डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर बनाना है। तो मैंने अपने अनुभव से, गलतियों से मैंने सीखा। फिर मैं एक ऐसी कंपनी की तलाश में था तो जो मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी बने। तो बहुत कंपनियां, भारत की, विदेश की कंपनियों का अभ्यास करने के बाद मैंने कंपनी को सिलेक्ट किया जो इंडियन कंपनी है। ओके, और जब कंपनी सिलेक्ट करने की जहां तक बात है ना, तो मुझे लग रहा है कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है जो मैंने रखी अपने अनुभव से, अपनी गलतियों से। पहली बात तो कंपनी की प्रोफाइल। ओके, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है क्या, वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है क्या, कंपनी के एमडी कौन है, उनको क्या अनुभव है, उनका विजन क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कितने साल पुरानी कंपनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसी कई छोटी छोटी बातें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज कई ऐसी कंपनियां मैंने देखी है, कंपनी के एमडी के पास कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसी कंपनी लॉन्च कर दी, लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर वो वहां से कंपनी बड़ी करने का सपना देखते हैं, खुद के पास कुछ बैकग्राउंड है ही नहीं। तो ऐसी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं कर सकते, उसमें कुछ फ्यूचर नहीं बन सकता। तो ऐसे कुछ अच्छी प्रोफाइल वाली, एक विजनरी एमडी जिसका विजन हो एमडी का, ऐसी कंपनी हमें ढूंढनी चाहिए। ओके सर, आपने अभी बोला कि काफी गलतियां की, तो अगर मैं गलती की बात करने जाऊं तो आपकी लाइफ से सबसे बड़ी गलती जो अगर पूरे करियर में बोलने जाऊं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैंने एक कंपनी में जिंदगी के 19 साल दे दिया, जिसके ऊपर अंधा विश्वास रखा जो मुझे नहीं रखना चाहिए था। आज भी चालू है कंपनी? कंपनी बंद हो गई। क्या नाम था कंपनी का, अगर बोल सकते? मुझे लग रहा है कि जो पास्ट है मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, अच्छा। वो मैं भूल जाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी मैं आगे देखता हूँ, पीछे नहीं देखता हूँ, क्योंकि पीछे देख के गाड़ी चलाएंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब काइंड ऑफ आपकी ये बात सही है कि कभी भी जो अगर आपको बिजनेस में जाना है तो गलतियों को जो है उससे सीख लेके फिर आगे बढ़ो, इट्स बेटर। और दूसरे चैलेंजेस की अगर बात करने जाओ तो आप जब इस फील्ड में एंटर हुए थे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए सक्सेसफुल होने में? पहली बात तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया 26 साल पहले, मैं नया था, मुझे कुछ अनुभव नहीं था, मैंने कभी किसी को प्रोडक्ट भी बेची नहीं थी, किसी के सामने बात भी नहीं की थी। एक सिंगल आदमी से मैं बात करने से भी डरता था, ऐसा आदमी था मैं, क्योंकि मैं इंजीनियर था, मार्केटिंग से मेरे को लेना देना भी नहीं था। तो 26 साल पहले मैं आया, मुझे कंसेप्ट अच्छा लगा डायरेक्ट सेलिंग, और मैंने सोचा कि अभी देखो कोई बिजनेस नया करना है ना तो उसको सीखना पड़ता है। पहले से मेरा एक माइंड सेट था कि मुझे सीखना पड़ेगा।
तो मैंने जितना हो सके उतना इस बिजनेस का स्टडी किया। मैं हर एक मीटिंग के लिए भारत के हर कोने कोने में जाता था, हर हफ्ते जाता था, कहाँ कहाँ 500,000 किलोमीटर दूर लोकल ट्रेन में जाता था, विदाउट रिजर्वेशन में जाता था क्योंकि रिजर्वेशन मिलता नहीं था। ऐसी सिचुएशन में मैंने बिजनेस सीखा है और सीख के मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। ओके। काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि सर इसमें कैसा होता है कई बार कि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, वो बोलते नहीं, एक कहावत है, झट मंगनी पट ब्याह, राइट। कि उनको ये चाहिए कि हम जो भी एंटर हो फील्ड में या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम रातों रात सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज मैं मेरी फील्ड के अंदर मैंने 7 साल इसके अंदर दे चुका हूँ, आपने अपने 26 साल दिए एक लेवल अचीव करने के लिए। बट अभी जो नए जनरेशन आ रहे हैं, जेनसी बोल सकते हैं, Yes. जेन अल्फा बोल सकते Yes. हैं, उनको कैसे एंटर हुआ, आज एंटर हुए, कल हमको पैसा आ जाना चाहिए। तो ये जो एक लाइन है, ठीक है, कि उनमें पेशेंस नहीं है, इट्स ऑब्वियस, बट एक जो लाइन है उसको अगर पार करना हो तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो किस हिसाब से सक्सेसफुल हो सकते हो? देखिए, पहली बात तो आज कोई भी नौकरी कर रहा है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, पूरी जिंदगी करना पड़ता है। 8-10 घंटा देना पड़ता है। 8-10 घंटा देते हैं तब जाके 25-50 हजार महीने का मिलता है। अभी 50 हजार कोई कमा रहा है नौकरी में या बिजनेस में, उसको 1 लाख तक पहुंचना है ना, तो कई बार तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, 1 लाख तक पहुंचते ही नहीं हो। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है, वो भी 2 साल में, 1 साल में बनना है। इसीलिए सर क्यों मैं वही बोला, ड्रॉप आउट रेट्स की अगर बोलने जाए तो ऑब्वियस है कि भाई चालू किया, रातों रात हमको पैसा आना चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस छोड़ देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। अभी एक्चुअल में क्या है, अभी आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो ट्रेडिशनल, उसमें तो आप पूरी जिंदगी दे रहे हो, फिर वहां से क्यों नहीं सोच रहे हो कि रातों रात मुझे करोड़पति बनना है, लखपति बनना है। यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पार्ट टाइम काम करना है, फिर भी रातों रात करोड़पति बनना है। एक्चुअल में इससे अच्छा और फास्ट पैसा देने वाला बिजनेस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 2-5 साल भी अगर आपने दे दिया तो भी आप यहाँ महीने के लाखों रुपए कमा सकते। और वो भी यहाँ ग्रोथ कैसा होता है पता है क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। अभी आपकी नौकरी है, आपका बिजनेस है, किसी का भी, तो 50 हजार से 1 लाख पहुंचने में कई बार कुछ साल लग जाते हैं, कई बार पूरी जिंदगी भी निकल जाती है, तो भी नहीं होता है 50 हजार से 1 लाख इनकम। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा है कि जैसे कि ये महीने किसी का चेक आया 10,000, तो जरूर नहीं कि अगले महीने 15 आ जाएगा या 20,000 आएगा, तो 10,000 का डायरेक्ट 25,000 आ सकता है। या किसी का चेक आया 50,000 ये महीने, तो हो सकता है अगले महीने उसका चेक 1 लाख या 2 लाख भी आ सकता है। तो यहाँ जो ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में और जॉब में नहीं होता है। ओके। तो सर जिस हिसाब से आपने बताया कि ग्रोथ इसके अंदर ज्यादा है, अब अगर बात करने जाए मेजर ऑफ क्या होता है, मेजर ऑफ लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो औरतों के लिए बना है, स्पेशली फॉर वुमेन्स। क्योंकि मेजर ऑफ कोई भी आता है, मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल में थे जो अलग अलग कंपनीज में जुड़े हुए थे, वो आने के बाद मेरे को जितनों ने भी अप्रोच किया है ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, वो सारी की सारी लड़कियां थी। अब अगर बात करने जाए, अगर रेशियो देखने जाए, तो लड़की और लड़कों का इसमें रेशियो किस हिसाब से डाइवर्टेड है? देखो, उसमें डिपेंड्स कंपनी के ऊपर होता है, कंपनी किस टाइप की प्रोडक्ट्स बनाती है, किस सेक्टर की प्रोडक्ट्स बनाती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कॉस्मेटिक ज्यादा बनाती है, ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट्स बना रही है। आई थिंक ऑरिफ्लेम भी वही करता है। हाँ, ओरिफ्लेम है, ऐसे कई कंपनियां हैं जो इस टाइप की प्रोडक्ट्स बना रही है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लेडीज ज्यादा काम करेगी। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो जनरल प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, डेली यूज की पर्सनल केयर की, स्किन केयर प्रोडक्ट, तो उसमें जेंट्स लेडीज दोनों साथ में काम करते हैं। तो डिपेंड्स कंपनी के ऊपर होता है, कौन सी प्रोडक्ट है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो सर अभी जैसे अपने बात कर रहे थे कि रातों रात सक्सेस की बात कर रहे थे, तो ऐसा क्यों होता है सर कि इसके अंदर जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो इतना हाई है कि लोग जुड़ते हैं? अब उसका रीजन क्या हो सकता है, आई डोंट नो। कि हो सकता है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, हो सकता है कि या तो ढंग से काम में ध्यान नहीं दे रहे। बट आपके जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको क्यों लगता है कि ये जो ड्रॉप आउट रेशियो इसमें वो इतना हाई क्यों है? देखिए, ड्रॉप आउट रेशियो जो है ना हर एक बिजनेस में होता है। दूसरी बात, जहां जितनी बड़ी कामयाबी ना, वहां बड़ा प्रॉब्लम और बड़ा संघर्ष होता है। आपको आईएएस बनना है तो ऐसे ही बन जाओगे कि आईएएस? लाखों लोग एग्जाम देते हैं ना, तब जाके कुछ 500,000 लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। सीए भी बनना है ना, तो कितना % रिजल्ट आता है? 2-4% रिजल्ट आता है सीए के लिए। इसलिए सीए की वैल्यू, इसलिए आईएएस की वैल्यू है। तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको लाखों रुपए कमाना है, वो भी पार्ट टाइम काम करके, तो सभी लोग तो कैसे कामयाब बनेंगे? आईएएस कौन बनता है? जो ज्यादा मेहनत करता है, सीखता है, पढ़ता है। सीए कौन बनता है? ज्यादा स्टडी करता है, वही सीए बनता है ना। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो स्टडी करेगा, सीखेगा, सीरियसली लेगा इस बिजनेस को, ये भी एक बिजनेस है, वो समझेगा ना, तो वो भी आदमी यहाँ कामयाब बन सकता है। तो सर आपका जो नेटवर्किंग के अंदर फर्स्ट स्टेप था डायरेक्ट सेलिंग में, जो आपका पहला साल होगा, इट्स ऑब्वियस है कि वो स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल होगा। तो सबसे पहला आपका स्ट्रगल था वो क्या था? नेटवर्किंग करना, या आपका फोकस था कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है?
सबसे पहले साल में? देखिए, नेटवर्किंग और प्रोडक्ट दोनों साथ में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं प्रोडक्ट बेचूंगा या मैं नेटवर्किंग करूंगा, दोनों साथ में ही करना होता है। अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप नेटवर्क बनाते जाइए, लोग अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट्स खरीदारी करेंगे, आपका पैसा बनता है। या कई ऐसे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारा जो मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, ऐसी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है। कंपनी के पास डॉक्टर साइंटिस्टों की टीम है, रिसर्च लेबोरेटरी है। तो कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं मेरी टीम में जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर है, तो अपने पेशेंट को प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रोडक्ट बेच के भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। और कई ऐसे डॉक्टर्स भी है जिसको पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने हमारी कंपनी की प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो फिर पेशेंट का इतना जबरदस्त रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो उस डॉक्टर का नाम इस एरिया में बड़ा हो गया कि इस डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हम ठीक हो ही जाते हैं। अच्छा, तो डिपेंड्स के वो प्रोडक्ट कैसी है उसके ऊपर होता है सर। एक इसमें बहुत कॉमन टर्म सर बार बार सुनने मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में, अपलाइन एंड डाउनलाइन। वो अपलाइन एंड डाउनलाइन एक्चुअली में होता क्या है? अपलाइन एंड डाउनलाइन मतलब कि जैसे कि मैं बिजनेस में ज्वाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, मैंने आपको बिजनेस में ज्वाइन किया, तो मैं आपका अपलाइन बन गया, आप मेरे डाउनलाइन बन गए। फिर आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो वो आपके डाउनलाइन बन गए, आप उसके अपलाइन बन जाते हैं। तो अपलाइन का सर इसमें अगर रोल देखने जाए तो ओवरऑल अपलाइन एंड डाउनलाइन के अंदर अपलाइन का रोल क्या रहता है? अपलाइन का रोल ये होता है कि उनकी टीम में जो भी लोग आते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दे, प्रॉपर सर्विस दे। अपलाइन का रोल एज एक मेंटर, एज अ पेरेंट्स का रोल होता है। ओके। कि अपने डाउनलाइन के आए हुए लोगों का सपना पूरा करे, क्योंकि ये ट्रस्ट एंड बिलीफ का बिजनेस है। अभी मैं अपलाइन हूँ और मेरी टीम में जो लोग आए वो मेरे पे एक भरोसा करके आए हुए हैं, ये मेरे अपलाइन है, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी जिंदगी बदलेंगे, मेरे सपने पूरे करेंगे। तो मेरा वो जिम्मेदारी और मेरा रोल बनता है, मैं मेरा फायदा ना देखते हुए मेरे पहले डाउनलाइन का फायदा देखूं। ओके। क्योंकि डाउनलाइन का फायदा होगा, डाउनलाइन के सपने पूरे होंगे ना तो मेरे तो मतलब अपलाइन के तो अपने आप हो जाएंगे। ओके। ये छोटी सी बात अच्छे अच्छे लीडर को समझ में नहीं आती है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, अपने फायदे के लिए डाउनलाइन को मिसगाइड करते हैं, माल डम करवाते हैं, डाउनलाइन के लोगों को तोड़ के अपने वहां डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। ऐसी इतनी गलत प्रैक्टिस चल रही है आज, क्योंकि वो अपलाइन जो होता है ना उनका विजन ही नहीं होता है, वो टाइम पास करने के लिए आता है डायरेक्ट सेलिंग में, पूरी जिंदगी कंपनियां बदलता रहता है। तो सही अपलाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन का रोल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तो सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में फ्यूचर बना रहे हैं तो सही अपलाइन ढूंढिए पहले। मतलब काइंड ऑफ ये तो वही हो गया कि जब आप एक कंपनी में ज्वाइन होते हो, आपका सीनियर जो है वो टॉक्सिक है कि नहीं है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका कंपनी में टिकना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मली खाली डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, कॉर्पोरेट कल्चर में भी यही होता है कि टॉप अथॉरिटी अगर टॉक्सिक है तो आप कहीं वहां पे टिक ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज सर, सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करता है नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो अगर नेटवर्किंग बिल्डअप करना हो तो उसके लिए जो भी नए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर हो रहे पर्सन, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? पहली बात तो जो भी नया आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आता है ना, मैं एक सीधी सी भाषा में बात करूं, एक सेंटेंस में, उन्होंने अपना दिमाग बंद कर देना चाहिए। जो अपलाइन बोलता है, जो सिस्टम में सिखाया जाता है, वो ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। ओके। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से करने की कोशिश करते हैं, उनको अनुभव नहीं है। अगर अनुभव होता, उनको पता होता कैसे किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब बन गया होता। वो तो कामयाब तो नहीं है। करेक्ट है। अभी समझो आपका कोई बिजनेस है, आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो या आपका ज्वेलरी का शॉप है। अभी मुझे ज्वेलरी का बिजनेस करना है, मैं नया हूं उसके बारे में, तो मुझे आपसे सीखना पड़ेगा ना। एक कॉमन सेंस की बात है ये। और अगर मैं सीखूंगा ही नहीं, मुझे अनुभव ही नहीं, और मैं ऐसे ही दुकान स्टार्ट कर दूंगा तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही ऐसा है कि आपको इस बिजनेस में कामयाब बनना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। और किससे सीखना है? जो आपके कामयाब अपलाइन है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पड़ोसी से सीखने जाते हैं पड़ोसी को पूछते हैं, पेरेंट्स को पूछते हैं, या फैमिली मेंबर को पूछते हैं। ये वो बात हो गई कि भाई हमको जो चीज करनी है वो जिसको एक्सपीरियंस है हम उसके पास नहीं जाएंगे, क्यों? उससे पूछने में शर्म आती है। हम जाते किसके पास है? जिसको इस चीज का अता पता ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को खेती बाड़ी करनी है, मैं किसान से जाके नहीं पूछ रहा हूँ कैसे खेती बाड़ी करनी है, डॉक्टर को जाके पूछ रहे हैं। मैं डॉक्टर को जाके पूछ रहा हूँ कि कैसे खेती बाड़ी करनी है, और वो मुझे गाइड भी कर रहा है कि कैसे खेती बाड़ी कैसे करनी है, और मैं उसी में ब्लाइंडली फॉलो करके वो खेती बाड़ी करने भी जा रहा हूँ। तो बात यही है कि जिस हिसाब से अभी तक ये आपने अपलाइन का बोला, उस हिसाब से मेंटर इज द बिगेस्ट थिंग। एग्जैक्टली राइट। कि आप किसको मेंटर बना रहे हो अपना, किसको गुरु मान रहे हो, वो आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो आप कितना फॉलो कर रहे हो, वो सबसे बड़ा बोलते हैं ना, एक जो फैक्टर जो है सक्सेस फैक्टर, वो पूरा डिपेंड उस पर करता है। एग्जैक्टली। अब एक और चीज सर, आपके जो 26 साल का एक्सपीरियंस है उसकी जर्नी की अगर मैं बात करूं, जर्नी इन द सेंस अप एंड डाउन्स, और वहां से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता जो आपका एंड गोल था, अभी काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए, आप खुद को अभी भी सक्सेसफुल कंसीडर करते हैं या अभी भी आपको ये लगता है कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है आगे?
कभी ऐसा होता नहीं जिंदगी में कि अभी तो मैं कामयाब बन गया। वो तो एंडलेस प्रोसेस है। ओके। मतलब आगे बढ़ता ही रहना चाहिए जिंदगी में। अगर कभी आपने ऐसा सोच लिया अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, अभी तो मैं कामयाब बन गया, तो मतलब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ओके। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने 26 साल में बहुत कुछ पाया है। मतलब कई कारें ली है, फ्लैट लिया है, बहुत कुछ, मतलब फॉरेन टूर, ये वो सब बहुत कुछ पाया है। लेकिन फिर भी मैं भी बोलूंगा कि 26 साल हुआ मेरा, फिर भी मैं बोलूंगा कि अभी भी ये बिजनेस में 26 साल के बाद भी सीख रहा हूँ और बहुत कुछ पाना है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे सब आइडिया आ गया, मुझे तो सब पता है, उसको ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। लर्निंग प्रोसेस तो लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। नेवर स्टॉप लर्निंग। यस यस एग्जैक्टली। तो उसी के अंदर ही सर, तो वापस आता है 26 साल का एक्सपीरियंस, उसमें अप एंड डाउन्स की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से अप्स थे कि जिसको आपने फुल एंजॉय किया, जो एकदम बोलते नहीं है लाइफ का एंजॉय फुल एक्सपीरियंस एकदम, कि यार ये दिन जो है मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, एक मेमोरी बोल सकते हैं। और डाउन की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से आपने डाउनफॉल फेस किए, पास्ट वाला छोड़ दीजिएगा, वो 19 साल वाला नहीं, लेकिन ऐसे कौन से और डाउनफॉल आपने फेस किए जिसको ओवरकम होने में आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, इससे बाहर आना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है? जब मैंने 26 साल पहले शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग की, बहुत सारे अप डाउन्स हुए। पहली बात तो मुझे जो अच्छी चीज लगी उसमें से मैं एकदम मोटिवेट हुआ। पहली बार 5 स्टार होटल में मैं गया, 7 स्टार में गया, वहाँ जो मैंने फील किया वो लग्जरी, 5 स्टार 7 स्टार, ये वो सब, हवाई जहाज में जाना बार बार, ये सब, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक लाइफ स्टाइल, अच्छा खासा पैसा भी बनाया, अच्छा खासा इनकम भी मैंने जनरेट किया। कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से मेरा बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया। ओके। मतलब पूरा जैसे खत्म ही हो गया। 3 लाख के चेक से 1000 का चेक चला गया। प्रॉब्लम क्या? कंपनी का प्रॉब्लम्स। मैंने बोला अपलाइन का सिलेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से मेरा बिजनेस पूरा डाउन चला गया। फिर मैंने वहां से स्ट्रगल करके, क्योंकि मुझे पता था सिस्टम क्या है, तो वहां से मैंने मेहनत करके एक लेवल पे मैं बिजनेस लेके आया। लेकिन कंपनी सही नहीं थी, तो मैं कितना भी मेहनत कर रहा था, अप जाता था डाउन जाता था, अप जाता था डाउन जाता था। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज जरूरी है, मतलब होती ही है, कि कभी बिजनेस आपका स्टेबल नहीं होगा कि ये मैंने 1 लाख का चेक आया, फिर 1,10,000 आया, 1,15,000 आया, 1 लाख से नीचे ही नहीं जाएगा। अप डाउन तो चलता रहेगा, लेकिन ऑल ओवर ग्रोथ आपका अप जाता है। अगर 5 साल के बाद देखें तो एवरेज ग्रोथ बराबर है, लेकिन अप डाउन तो रहता है, कोई भी बिजनेस में रहता है। करेक्ट है। तो बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा। फिर मुझे लगा कि ये कंपनी मेरे लिए सही नहीं है, जिसमें 19 साल दिया मैंने। फिर मैंने कंपनी छोड़ के नई कंपनी की तलाश की, 6 महीना कंपनी की तलाश की। अभी फ्यूचर बनाना था, जिंदगी की आखिरी कंपनी करनी थी, कहाँ काम करें। बहुत सोच समझ के मैं आज जिस कंपनी के साथ हूँ, बहुत सोच समझ के वहां मैंने डिसीजन लिया है और मैं कर रहा हूँ। आज तक का सबसे बड़ा चेक अगर मैं बात करने जाऊं तो कितने का आपका है? देखिए, जहां तक चेक का सवाल है ना, काफी सारे लीडर्स मार्केट में ऐसे पूछते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैं तो आपको उसमें सीधा सा ये कहूंगा कि चेक मेरा कितना आया ना, उससे अच्छा है कि आप जब इस बिजनेस में आओगे तो आपका कि चेक कितना आ सकता है। मैं बोलूंगा मेरा चेक 1 करोड़ का है, मैं बोलूंगा मेरा 1 लाख का है, मैं बोलूंगा मेरा 10,000 का चेक है, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग ज्यादातर अपलाइन के चेक में इंटरेस्ट रखते हैं, अपलाइन को बार बार पूछते आपका चेक कितना। अरे अपलाइन का 1 करोड़ का आ गया तो तेरा 1 करोड़ का आने वाला नहीं है। तू क्या कर रहा है, उससे तेरा चेक बनेगा। अपलाइन का अगर 10,000 का भी आया ना, तो तेरा भी 10 लाख का भी आ सकता है, 1 करोड़ का भी आ सकता है। तो ये जो लोगों की एक थॉट प्रोसेस मैंने देखी है कि अपलाइन के चेक के बार बार इंटरेस्ट लेते हैं। हालांकि अपलाइन का चेक का कोई मतलब भी नहीं होता है। आप सही कंपनी में है क्या, सही अपलाइन है क्या, सही सिस्टम है क्या, तो आपका 1 करोड़ का भी चेक आ सकता है। मतलब सर इसके अंदर है ना काइंड ऑफ, ये पता है कैसी चीज है, जैसे आपने ने बोला नहीं, आपने बात हो रही थी अपनी ड्रॉप आउट रेशियो, कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं डाउनलाइन हूँ, आप मेरे अपलाइन हो, मैंने आपसे पूछा कि आपका चेक कितने का है, अब आपने बोला मेरा 1 करोड़ का चेक आया, और मैंने हाथ में देखा मेरा तो 50,000 का ही। बोले वो इतना कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। प्रोसेस स्ट्रगल किसी को नहीं समझना है। उन्होंने क्या देखा कि भाई इनका तो 1 करोड़ का आया, मेरा 50,000 का आया, मेरे लिए बना ही नहीं है, छोड़, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर किसी का 1 करोड़ का चेक आया तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना, उसने किया क्या है। पर मेजर ऑफ सर देखते नहीं है ना कोई, मेन बात तो वही है ना। अब आप आज अगर एक लेवल पे पहुंच गए हो, ठीक है, तो जो सक्सेसफुल नहीं है और पा रहे होंगे वो आपको आके क्या बोलेंगे, विपुल भाई तो आपकी तो किस्मत थी इसलिए आप हो गए, विपुल भाई की किस्मत बढ़िया थी इसलिए विपुल भाई सक्सेसफुल हो गए। मेहनत कोई नहीं देखता है। अब आप जब आपने बताया कि भाई मैंने 19 साल एक कंपनी में दिए, उसके बाद मैं फेलियर होने के बाद फिर मैंने एक कंपनी चालू ज्वाइन की जहां से मुझे अब जाके सक्सेस थोड़ा मिला है, लेकिन सबको क्या दिखता है, अरे विपुल भाई को तो सक्सेस मिल गई है। कोई ये नहीं देखेगा कि विपुल भाई ने पहले 19 साल में जो किया था, जो गलती की थी, उससे सीख लेके 26 साल में ऊपर आए। तो मेजर अगर इस माइंडसेट को चेंज करने की बात करूं तो
आप कई बार मोटिवेशनल स्पीच भी देते हो, मोटिवेट भी करते हो लोगों को, तो अगर उस चीज की बात करूं तो सबसे मेन फैक्टर माइंडसेट अगर चेंज करता हूं, तो आपने अपना माइंडसेट कैसे बिल्डअप किया? और अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग वाले को अगर ये माइंडसेट बिल्डअप करना हो तो उसके प्रोसेस क्या है और वो किस हिसाब से माइंड बिल्डअप कर सकता है? देखिए, पहले तो दुनिया का एक नियम है, लोगों को सक्सेस दिखती है, स्ट्रगल नहीं दिखती है। करेक्ट है। माइकल फेल्प्स स्विमिंग में दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। उसको इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि आप तो लकी है। उन्होंने जवाब दिया था, आप सिर्फ 1 घंटा तो पानी में रह के देखिए, मैं दिन में 15-18 घंटा पानी में रहता हूँ, वो भी लगातार 1 साल, उसमें संडे भी नहीं आता बीच में। आपका जो शरीर है ना सिकुड़ जाएगा अगर आप उस पानी में रहेंगे ना 17-18 घंटा। आप कोई भी स्पोर्ट पर्सन ले लो, विराट कोहली, उसकी कामयाबी दिखती है, सचिन तेंदुलकर, उसकी कामयाबी हमें देखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल तो देखो। वो जाता है सुबह 4 बजे मैदान में उठ के, वो नहीं देखता है कि सुबह 4 बजे मेरे उठा नहीं जाता है, वहां जाके लगातार प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो ग्राउंड पे मैच पे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक लोगों की एक माइंडसेट बन चुका है कि उन्होंने जो पाया वो दिखता है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते। तो आज मैं यहाँ हूँ, आज 26 साल के बाद, जो भी मैंने पाया है, जो प्लस अप डाउन्स देखे हैं, प्लस माइनस जो भी मेरा बिजनेस हुआ है, तो मुझे ही पता है वो तो। और जो स्ट्रगल देखते हैं ना लोगों का, वो स्ट्रगल को देख के डिसीजन लेते हैं ना, वो यकीनन कामयाब बनते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने जो कामयाबी पाई, वो किस रास्ते से पाई हुई है। तो मुझे भी इस रास्ते से जाना पड़ेगा, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके फिर वो भी बिजनेस में टिकता है, छोड़ता नहीं है। काइंड ऑफ ये वैसी बात हो गई कि स्ट्रगल को अगर किसी को पता चल जाता है, मुझे ये पता है कि अगर आपको वो चीज जो अचीव करने में 26 साल लगे, अगर वो मुझे 5 साल या 10 साल में अचीव करनी है, तो मुझे आपसे 3 गुना ज्यादा उसके अंदर भागना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं लोगों की टेंडेंसी यही है कि उनको लगता है कि नहीं, हमको मेहनत नहीं करना, लेकिन हमको बैठे बैठे जरूर मिल जाए। इतना तो ठीक था सर। मेरे को एक चीज, अगर फ्यूचर की बात करूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर की, आने वाले 10 साल के अंदर आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है? जो मैंने देखा है 26 साल में, अनुभव किया है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो मैंने स्टडी किया, और खास करके इंडिया की भी अगर बात करें, आज बेकारी बढ़ रही है, डिग्री मिल जाती है, नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग एक ही ऐसा जरिया है जो बेरोजगारी दूर कर सकता है। गवर्नमेंट कोई भी हो, कभी गवर्नमेंट सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, कोई भी गवर्नमेंट आए। करेक्ट है, बराबर। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा जरिया है कि जिसके पास पैसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पैसा नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी कुछ ढूंढ रहे हैं, या जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिसको पैसा नहीं था इसलिए पढ़ नहीं लिख पाए, चाहे हाउस वाइफ हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी एज का हो, कुछ भी कर रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए एक समान अपॉर्चुनिटी देता है कि पार्ट टाइम काम करके भी अपना यहाँ फ्यूचर बना सकता है, करियर बना सकता है, अपने सपने पूरा कर सकता है। तो बहुत जबरदस्त फ्यूचर में देख पा रहा हूँ आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से अभी जमाना बदल रहा है, अभी सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसके साथ ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एकदम बराबर फिट बैठता है। तो अभी लोगों को, आपने पहले बताया कि जो लोगों को फास्ट पैसा चाहिए, रातों रात पैसा चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, यहाँ फास्ट पैसा मिल सकता है। बाकी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप फैक्ट्री डालेंगे, करोड़ों रुपया डाल के भी वहां भी आपको 2-5 साल एक वेटिंग पीरियड आता है, तब जाके आप प्रॉफिट में आते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो आप चाहो तो 1 साल में 6 महीने भी 1-2 लाख की इनकम तक महीने के पहुंच सकते हो। करेक्ट है। तो फ्यूचर एकदम बहुत ब्राइट है आने वाले 10 साल में। मतलब आप देखेंगे, मेरा वादा है सभी लोगों से, जो मैंने अनुभव किया है, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोग आना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कामयाब है। कई ऐसे IAS, IPS, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग रिटायर्ड होने के बाद या जॉब छोड़ के अपना ट्रेडिशनल बिजनेस बंद करके भी आज डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आ रहे हैं। ये तो जस्ट शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसे काफी सारे लोग रहेंगे, और ऐसे लोग रहेंगे जो महीने की लाखों नहीं करोड़ रुपए की इनकम लेते होंगे डायरेक्ट सेलिंग से। ओके, तो सर अगर सक्सेस मंत्र अगर जानने जाए डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस मंत्र क्या है डायरेक्ट सेलिंग का? देखो, सक्सेस मंत्र कुछ नहीं है, डिसीजन ले लो, एक सपना बनाइए, सीखने की तैयारी के साथ आ जाइए। ऐसा कुछ यहाँ बिजनेस में, ऐसा एक सेंटेंस में मैं सक्सेस मंत्र आपको नहीं बोल सकता, वो पूरा प्रोसेस है कामयाबी का, वो सब आपको सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। बस आपका एक सपना होना चाहिए, और आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। पेशेंस रखिए, एक सपना लेके आइए, एक विजन लेके आइए कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ रहने चाहते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ आप सीखेंगे, सब कुछ, हर चीज आपको यहाँ सिखाई जाएगी,
काफी सारे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिसको मैं जानता हूँ अनपढ़ है, पढ़ना भी नहीं आता है, या कई ऐसी हाउसवाइफ है कभी घर से बाहर नहीं निकली है, ऐसे 80 साल के लोग, 18 साल के लोग, हर किस्म के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आके यहाँ से सीख के अच्छा खासा पैसा बना रहे, अपने सपने पूरे कर रहे। ओके, तो सर आज का ये एपिसोड हम यहीं एंड करेंगे, बट एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट 2 चीजें मेरे से आपसे जानी है। एक तो आप अगर गाइड करना चाहोगे ऑडियंस को, जो व्यूअर्स है उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, किस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर उनको कुछ अगर ब्रीफ देना हो, ज्वाइन करना हो या कुछ भी करना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं और किस हिसाब से ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड, आपने पूरे पॉडकास्ट के अंदर कहीं पे भी अपनी कंपनी का नाम नहीं बोला जिसमें आप भी जुड़े हुए हो, ठीक है। देखिए, आपने आज 26 साल में एक्सपीरियंस लेके कंपनी चूज की, उसके बाद उसमें ज्वाइन हुए हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। कंपनी कहीं ना कहीं उसकी ट्रस्ट वैल्यू उतनी होगी, कहीं ना कहीं वो उतना डीपली कनेक्टेड होगा, ठीक है, ट्रस्ट वैल्यू के साथ, तब आप उनके साथ जुड़े हुए हो। तो वो कंपनी का भी अगर थोड़ा सा ब्रीफ दे सकें तो वो कैसा है कि अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो एटलीस्ट कैसा है कि उनके माइंड में अगर डायरेक्ट सेलिंग में आना तो है, लेकिन उनके अगर तामझाम मिटाना हो कि भाई मुझे ढूंढना ना पड़े कि मुझे कौन सी कंपनी के साथ ज्वाइन होना है, तो वो चीज़ अगर थोड़ी सी बता पाए तो व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को, हमारे सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिजनेस आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने सीखा, मैंने बिजनेस भी किया, मैंने नौकरी भी की, इंजीनियर भी हूँ, सब कुछ मैंने किया हुआ है। ये सब करने के बाद मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। अभी उसमें डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कहाँ करें, किस कंपनी के साथ करें, किसके साथ करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनियां बदलने का बिजनेस नहीं है। अच्छी सही कंपनी अपलाइन सिस्टम ढूंढिए। और जहां तक मेरी बात है, जो आपने पूछा मुझे, हालांकि मैं कभी अपनी कंपनी प्रमोट करता नहीं हूँ, फिर भी आपने पूछा इसलिए मैं बता देता हूँ। जिस कंपनी के साथ हूँ मैं, वो तकरीबन 70 साल पुराना एक ग्रुप है। तकरीबन 400 एकड़ में फैक्ट्री है। ओके। पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, डॉक्टर साइंटिस्टों की टीम है, रिसर्च लेबोरेटरी है, खुद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और सबसे एक अच्छी और बड़ी बात आयुर्वेदिक में ऐसी है कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर किस क्वालिटी का एक्सट्रैक्ट यानी अर्क डाला गया है। एशिया की पहली ऐसी कंपनी है डेजोय यानी गैडिला बायोटेक, जो एक्सट्रैक्ट खुद निकालती है। और एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी खेती भी खुद करते हैं। 1000 एकड़ से भी ज्यादा एकड़ का खुद का ऑर्गेनिक फार्म है। पूरा इन हाउस, हजारों करोड़ का ग्रुप है। मतलब इतनी बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में पहली बार आई है। उस कंपनी का नाम है डेजोय, इसलिए मैं डेजोय में हूँ। एक विजनरी एमडी है, यंग एमडी है, और बहुत बड़े प्लानिंग और विजन के साथ कंपनी आई है। और अगर एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप अगर व्यूअर्स को गाइड करो तो 2 या 3 सेंटेंस में आप क्या बताना चाहेंगे उनको? आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके बोल रहे हैं पर्टिकुलर? डायरेक्ट सेलिंग को लेके अगर किसी को ज्वाइन होना है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या माइंडसेट होना चाहिए उनका, किस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करके एंटर हो, और क्या उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम एंटर हो रहे हैं उसके पहले उनको प्रिपेयर कर लेना चाहिए? देखिए, प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। माइंडसेट आपको इतना ही रखना है कि मुझे यहाँ फ्यूचर बनाना है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बस लग जाइए, ज्यादा सोचिए मत। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फेल क्यों हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में? वो ज्यादा सोचते, एनालिसिस बहुत करते हैं। एनालिसिस करते इसलिए पैरालिसिस हो जाता है इस बिजनेस में। ये बिजनेस एनालिसिस करने का ही नहीं है, फॉलोअरशिप का बिजनेस है। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक ना एक दिन तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच ही जाएंगे। जैसे कि समझो आपको अहमदाबाद से बंबई जाना है, ट्रेन में आप बैठ गए, अभी ट्रेन से उतरेंगे नहीं तो बंबई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बंबई बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि बीच में समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन लेट चल रही तो लेट पहुंचेंगे, लेकिन नहीं उतरेंगे तो पहुंचेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, चढ़ गए डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेन में, बैठ गए, अहमदाबाद से बंबई जाना है, कई बीच में स्टेशन आएगा, बड़ौदा आएगा, सूरत आएगा, वापी आएगा, तो वहां ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, बोलते उतर जा तू, डायरेक्ट सेलिंग मत कर, तू डूब जाएगा, वो भी बर्बाद हो गया था। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों की बातों में आके डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देते हैं। करेक्ट। ट्रेन से उतर गए तो कभी जिंदगी में आप मकाम तक नहीं पहुंचोगे। एक सीधा सिंपल बात है, ट्रेन में चढ़ गए हो डायरेक्ट सेलिंग की, उतरिए मत, सीखते रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए। आप एक ना एक दिन गारंटेड आपको कामयाबी जो है ना आपके कदम चूमेगी। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काफी कुछ जानने नया मिला, ठीक है। काफी कुछ जो बोलते नहीं है मिथ्स थे माइंड में, मिसकंसेप्शंस हो रखे थे, वो काफी क्लियर हुए। क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को इतना डीपली नहीं जान पाए हैं
या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली होता क्या है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस एपिसोड. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. अगर आपको इस एपिसोड के अंदर से कोई भी क्वेरीज लगती है या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें. हम ट्राई करेंगे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हम विपुल सर के साथ डिस्कस करें और आपको रिवर्ट करें कि आप किस हिसाब से क्या चीज और किस वे में कर सकते हो. सो इस एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू.